सभी बच्चों का फिर से एक नई क्लास में। लेकिन ये क्लास केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की है, जिससे कि बच्चों का एक अभ्यास होगा और इस प्रैक्टिस से मुझे विश्वास है कि बच्चों में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। इसलिए मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ जिससे कि जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं बच्चों के, उसमें आपको बढ़िया बेनिफिट मिले। तो यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2019 क्वेश्चन पेपर है, ये भी 3 मार्च 2020 का है, जो शिफ्ट 2 के लिए है। शिफ्ट 2 में यहाँ पर दिया गया है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जो कि आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। लिखा हुआ है सेलेक्ट द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड पैथेटिक। पैथेटिक जो सिनोनिम है, पैथेटिक का मतलब होता है कौड़ावान या दयनीय होता है। तो क्यूरियस माने जिज्ञासु होता है, कोई चीज़ जानने की इच्छा रखने वाला। इनसिग्निफिकेंट माने होता है महत्वहीन, जो महत्वहीन हो। डल माने सुस्त हो। पिटीफुल माने होता है आपका, पिटीफुल माने होता है करुणाजनक या दयनीय। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही है। देखिए बहुत ज़्यादा पेपर हार्ड नहीं होता। अगर पढ़ने वाला लड़का है तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, उसको ऐसे पेपर में इस 25 क्वेश्चन में जो इंग्लिश आती है, उसमें कुछ खास नहीं पूछा जाता जब तक मैंने देखा। अगर थोड़ा भी मेहनत करता है वो, तो ऐसे में ये एसएससी सीजीएल का पेपर उसके लिए बहुत बहुत आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड नंबर है, यहाँ पर लिखा हुआ है इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल एरर। इसमें जो ग्रामेटिकल एरर हो वो हमें देखना है। द मॉडर्न मैन इज बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ। आधुनिक व्यक्ति बहुत से ज़्यादा, अधिक से अधिक धन को प्राप्त करने में व्यस्त है। एंड डिज़ाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर सेंस प्लीजर। और बड़े ही सुखद भाव में उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करने के मूड में रहता है। तो अपने एक रास्ते तय करता है, बनाता है, अपने तरीक़ों को डिज़ाइन करता है, किस लिए? इन्वेस्ट करने में। ये देखता है कि किस तरह से इसको हम अपनी मनी को इन्वेस्ट करें। तो यहाँ पर देखिए द मॉडर्न मैन इज़ बिजी एक्वायरिंग मोर एंड मोर वेल्थ एंड डिज़ाइनिंग वेज टू इन्वेस्ट इट इन मोर, सब जगह सही है, सिर्फ आपका ये पार्ट गलत है। प्लीजर्स नहीं होता, प्लीजर होता है, ठीक है, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और ऐसे में इसको सेंस प्लीजर, मोर सेंस प्लीजर, सुखद भाव होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लिखना चाहिए था, इसलिए आपका ऑप्शन जो जाएगा वो 3rd नंबर जाएगा। 3rd नंबर ऑप्शन आपका सेलेक्ट किया जाएगा और आंसर आपका सही हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। हिलेरियस, हिलेरियस माने सुखद होता है, प्रसन्नचित होता है, ठीक, पुलकित होता है, आनंदित होता है। हिलेरियस माने सुखद। तो हैप्पी माने यहाँ पे सुखद हो गया। ब्लिद माने भी एक तरह की प्रसन्नता, आनंदित, पुलकित होता है। मैरी माने प्रसन्नता। ये सब आपके सिनोनिम्स हैं। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है एंटोनिम। तो एंटोनिम क्या होगा? साफ दिख रहा है, सैड होता है, ठीक है। अगर इसकी मीनिंग आपको जरा सी भी आइडिया है आपको, तो मैंने समझता कि आपको इसमें कोई परेशानी होगी, क्योंकि 3 जो आपके दिए हैं वो सिनोनिम्स हैं, एक मात्र आपका एंटोनिम है, और जो सैड है बहुत ही नॉर्मल मीनिंग है, और ये तो मिल ही जाना चाहिए आपको। तो लेट्स गो फॉरवर्ड। नेक्स्ट आपका है 4 नंबर, दिया हुआ सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इट इज़ एन डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस। यहाँ पर फोर्टनाइट भरना है, मिलेनियम है, सेंचुरी है, डिकेड। फोर्टनाइट पखवाड़ा, मिलेनियम कहते हैं सहस्त्राब्दी को, 100 वर्षों की वर्ष को शताब्दी, सेंचुरी कहते हैं। लेकिन सहस्त्राब्दी मतलब जब एक कोई मिलेनियम ईयर आता है उसको सहस्त्राब्दी कहते हैं।
सेंचुरी है, डिकेड 10 वर्ष को कहते हैं। तो यहाँ पर मिलेनियम जो लिखा हुआ है इसका यहाँ पर ज़्यादा सुटेबल है। हालांकि यहाँ एन लिखा हुआ है, लेकिन एन तो उसने या तो मिसप्रिंटिंग हुई है और या फिर कंफ्यूज करने के लिए रख रखा है। एन तो किसी में सपोर्ट करता नहीं, पर आपको मिलेनियम भरना है। मिलेनियम इसलिए भरना है क्योंकि मिलेनियम का मतलब दिव्य युग भी होता है। दिव्य युग, और दिव्य युग का मतलब होता है अ गुड टाइम, एक बहुत ही अच्छा अवसर। तो इट इज़ एन मिलेनियम, तो ए मिलेनियम डे टू स्टार्ट योर न्यू बिजनेस, मतलब ये नया व्यापार शुरू करने का आपका ही बहुत ही शुभ अवसर है, बहुत ही गोल्डन टाइम है। ठीक है, तो यहाँ पर मिलेनियम भरा जाएगा, आपको ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट है आपका 5 नंबर, सेलेक्ट द करेक्ट इंडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। आप देखो इन चीज़ों में लड़का कोई अगर अनईजी फील करता है, डिफ़िकल्टी फील करता है, तो फिर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनमें क्या है बताइए? बच्चों वाले सेंटेंस आते हैं एसएससी सीजीएल में। ही सेड टू मी व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड व्हाट आई हैड बीन, सपोर्ट ही नहीं करता। ही आस्क्ड मी व्हाट आई वाज डूइंग, सपोर्ट करता है। ही आस्क्ड मी दैट व्हाट, दो यस में कंजंक्शन दे रहा है, दैट भी व्हाट भी। ही सेड दैट व्हाट आई वाज डूइंग, अब यहाँ पर सब कुछ इधर सही है लेकिन यहाँ पर सेट लगा हुआ है, तो अब ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, आपका सही है क्वेश्चन नंबर 2। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम है आपको? सब कुछ इजी तो बता रहा है, ठीक है ना? तो इसमें क्या तैयारी होती है मेरे समझ में आया तो बहुत ईजी है। देखिए आगे भी चलिए, आपको बहुत आसान क्वेश्चंस मिलेंगे, ये तो डायरेक्ट है। ठीक है, अगला देखते हैं। 6th नंबर है, करा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू सब्सटीट्यूट द अंडरलाइंड वर्ड ऑफ द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्सटीट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अब भाई एसएससी सीजीएल का पेपर है, कंपटीशन का है, लाखों लड़कों से आपकी प्रतिस्पर्धा है, तो वैसे तो थोड़े बहुत तो क्वेश्चन वो देगा ही ना। देयर इज ए ग्रेट डिग्रेड इन वैल्यूज इन मॉडर्न एज। अच्छा, हमको ये पता चल जाता है कि किस जगह हमें प्रॉब्लम लग रही है। डिग्रेड और अपग्रेड दोनों वर्ब होती हैं, ठीक। इनका जो नाउन बनता है वो डिग्रेडेशन या फिर अपग्रेडेशन ऐसे बनता है नाउन। तो यहाँ डिग्रेड वर्ब के रूप में सेट नहीं होता। नो इम्प्रूवमेंट, यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा, मतलब नो इम्प्रूव्ड कह रहा है कि कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज़, डिलिब्रेशन ऑफ वैल्यूज़, डिमॉन्स्ट्रेशन फ्रॉम वैल्यूज़, कहीं कुछ नहीं है, सीधे डिग्रेडेशन आपको आएगा, ऑफ वैल्यू हो जाएगा, फॉर वैल्यूज नहीं होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन आपका माना जाएगा 2 नंबर। 2 नंबर ऑप्शन सही है, इसमें डिग्रेडेशन ऑफ वैल्यूज करना है। तो यहाँ समझने वाली बात है कि इसको नाउन के रूप में दीजिए। क्यों नाउन के रूप में ही क्यों देना है? क्योंकि आगे ग्रेट लिखा है, ये एडजेक्टिव है, तो नाउन को एडजेक्टिव ही क्वालिफाई करता है। दूसरा ए दिया हुआ है, और ए दिया हुआ है, जब ए और एन का प्रयोग होता है तो वो नाउन ही होती है, उस नाउन के साथ ही आर्टिकल आता है। तो यहाँ पर आपको डिग्रेडेशन, और डिग्रेडेशन चूँकि इसी में है, बाकी और किसी में है नहीं, तो ऑफ वैल्यूज़ है, फिर आगे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो एकदम आपका सही है, दूसरा पॉइंट सही है। इसके बाद फिर देखिए ये पैराग्राफ ज़रूर आता है, और इसमें आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हम ध्यान देंगे कि लिखा हुआ इन द फॉलोइंग पैसेज सम वर्ड्स हैव बीन डिलीटेड, fill in the blanks with the help of the alternatives given, select the most appropriate option for each blank. machines were made to be man servant, मशीनों को मनुष्य का नौकर के रूप में होना बनाया गया था। ये समझकर बनाया गया था कि वो मनुष्य की को सर्व करेंगी, ठीक है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। एट माने फिर भी, मैन हैज़ ग्रोन सो, फिर ऑन देम दैट दे आर इन ए फेयर वे टू बिकम हिज। आगे देख लेते हैं कि ऑप्शन क्या है। अब ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक 1, इन्फीरियर, हेल्पलेस, सबॉर्डिनेट और डिपेंडेंट। तो अब यहाँ पर कह रहा है कि फिर भी मनुष्य ये बन गया है, क्या बन गया है? सो, और सो इन्फीरियर ऑन देम नहीं होगा। फिर यहाँ पर लिखा हेल्पलेस ऑन देम, तुक नहीं बनता। सबॉर्डिनेट ऑन देम नहीं बनता। फिर
डिपेंडेंट ऑन देम। तो चूंकि डिपेंड के साथ में ऑन प्रीपोजिशन आता है, और डिपेंड माने होता भी है निर्भर, ठीक है, हालांकि सबॉर्डिनेट होता है, गुलाम पराधीन होता है, लेकिन डिपेंडेंट का मतलब वहाँ ये देना चाहता है कि फिर भी मनुष्य जो है उन पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो चुका है। दैट दे आर इन, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है लास्ट वाला, ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, डिपेंडेंट ऑन देम। इसके बाद हम देखेंगे दैट दे आर इन ए फेयर वे टू बिकम हीज। अब बिकम हीज, अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये आपका ऑप्शन 2 के लिए ब्लैंक है। एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर्स प्रशासक, स्लेव्स माने गुलाम, विक्टिम्स माने शिकार, मास्टर्स माने मालिक। अब हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर कि क्या सिचुएशन है, सेंटेंस कह क्या रहा है, यहाँ बहुत सतर्कता की जरूरत पड़ती है। तो हम यहाँ देखते हैं कि दिया हुआ है ऑन देम दैट दे आर इन ए फेयर वे टू बिकम हिज मास्टर्स। मास्टर्स ही क्यों? क्योंकि यहाँ जो दे कहा गया है, जो दे कहा गया है वो कहा गया है मशीनों के लिए। वो कहा गया यहाँ पे जो दे आप देख रहे हो ये कहा गया मशीनों के लिए। दे आर इन ए फेयर वे, अर्थात वो अपने बिल्कुल सरल रास्ते में है। कौन? मशीनें। टू बिकम, बनने के लिए। हिज माने उसका या उसकी, क्या उसकी, किसकी, उसकी, मनुष्य की, ये सिंगुलरली यूज किए गए। तो हिज मनुष्य के लिए। अब मशीनें अगर मनुष्य की बन रही हैं तो क्या बन रही हैं? मालिक बन रही हैं। बनाना क्या था? नौकर बनाना था, और बन रही हैं मालिक। तो वो पूरी तरह से मालिक बनने के रास्ते पर हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि आपका यहाँ आएगा, ये आएगा, आपका आएगा मास्टर्स। चौथा आपका ऑप्शन यहाँ भरा जाएगा कि मशीनों को हमने नौकर के रूप में बनाना स्वीकार किया था, लेकिन वे बहुत आसानी से मतलब मालिक बन रही हैं, यानी मनुष्य मशीनों का सेवक बन रहा है, डिपेंड हो रहा पूरी तरफ से, मशीनें मालिक बन बैठी हैं, ये समझाना चाहता है। अब इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट, आगे है ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर। अब देखो यहाँ जो था दूसरा नंबर, यहाँ पहले यही समझना था कि पता नहीं कौ स्लेव्स लिख दो कोई, कि हम उनके गुलाम बन रहे हैं। हमारी बात नहीं हो रही, वह मशीनों की बात हो रही कि मशीनें क्या बन रही हैं हमारी, मनुष्य की वो क्या बन रही हैं, मालिक बन रही है। सबसे ज़्यादा घुमाने वाला क्वेश्चन था ये सेंटेंस। ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स लुकिंग आफ्टर एंड वेटिंग। और वेटिंग के बाद में क्या आएगा? ऑप्शन है यहाँ पर वेटिंग फ्रॉम मशीन्स, वेटिंग फ्रॉम मशीन्स, या वेटिंग अंडर मशीन्स, या वेटिंग अपॉन मशीन्स, या वेटिंग इनटू मशीन। तो देखिए वेटिंग फ्रॉम नहीं होगा, क्योंकि फ्रॉम तो किस चीज़ को अलग करता है, बल्कि वेट अपॉन मतलब उस पर टिकना, उस पर निर्भर रहना, ये सेंस दे रहा है। अंडर नहीं होगा, वेटिंग अंडर। वेटिंग अपॉन, वेटिंग अपॉन का वही सेंस होता है जो डिपेंड अपॉन का होता है, ठीक है, इनटू नहीं होगा। तो वेटिंग अपॉन का मतलब होता है, निष्कर्ष ये निकल रहा है कि हम उन पर पूरी तरह से निर्भर हो रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा कि ऑलरेडी मैन स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर लिव्स, पहले से ये मनुष्य अपना बहुत सारा जीवन बर्बाद कर चुका है, खर्च कर चुका है, लुकिंग आफ्टर, उनकी देखभाल करने में, एंड वेटिंग अपॉन मशीन्स, और उन पर निर्भर रहने में, उनसे उम्मीद रखने में, मशीनों से। फिर आ गया मशीन्स आर वेरी स्टर्न बॉसेस, मशीनें जो हैं वो बड़ी ही सख्त एक अधिकारी के रूप में हो गई हैं। दे मस्ट बी फेड विद कोल, उनको कोयले से भरा जाना आवश्यक है। एंड के बाद फिर क्या आ रहा है? एंड के बाद चूँकि यहाँ पर था क्या, यहाँ पर था दे मस्ट बी फेड। यहाँ जो आप दे मस्ट बी फेड देख रहे हो, ये मस्ट बी फेड पैसिव वॉइस में, फेड फीड की, ये फीड की थर्ड फॉर्म है फेड। तो यहाँ पर मस्ट बी फेड विद कोल, कोयले से भरा जाना आवश्यक उनका हो गया है। एंड, अब एंड के बाद अगर कोई चीज़ उससे जुड़ रही है तो देखिए कौन सा फॉर्म आएगा, क्या दिया हुआ है, गेव आ रहा है, गिव आ रहा है, गिवन आ रहा है, गिव्स आ रहा है। तो जब फेड आपकी थर्ड फॉर्म थी
तो इसमें भी आपकी थर्ड फॉर्म आएगी गिवन, तीसरा नंबर है। तो मस्ट बी फेड विद कोल एंड गिवन के साथ क्या जुड़ा है, पेट्रोल टू ड्रिंक, और उनको पीने के लिए पेट्रोल दिया जाना चाहिए। एंड ऑयल टू वॉश विद, और धुलाई करने के लिए ऑयल वगैरह, विद एंड मस्ट बी केप्ट एन, और उनको रखा जाना चाहिए कहाँ पे, टेम्परेचर लिखा हुआ, किस तरह के टेम्परेचर में रखा जाना चाहिए। यहाँ लिखा है आउटडेटेड, आउटडेटेड मतलब अप्रचलित, अप्रचलित टेम्परेचर में मतलब कोई अर्थ नहीं बन रहा। ऑप्टिमम का मतलब होता है अनुकूलतम या श्रेष्ठतम होता है। ऑप्टिमिस्ट का मतलब आशावादी होता है, ऑप्शनल का मतलब वैकल्पिक होता है। तो आपका सबसे सटीक यही बन रहा है सेकंड नंबर, ये सेकंड नंबर ऑप्शन आपका बन रहा है। ठीक, तो आप सेकंड नंबर ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे और उसमें आपका फिल हो जाएगा पूरी तरह से। तब बन जाएगा कि विद एंड मस्ट बी केप्ट, अर्थात उन्हें रखा जाना चाहिए, एन ऑप्टिमम टेम्परेचर, और ऑप्टिमम टेम्परेचर का मतलब होता है एक अनुकूल तापमान में, एक श्रेष्ठतम तापमान में बैलेंस टेम्परेचर होना चाहिए। मतलब ये भी आवश्यक, बहुत सारी ऐसी मशीनें होती हैं जिनको एसी में रखना पड़ता है, तब वो जाकर के बढ़िया सर्विस देती हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिलहाल क्वेश्चन नंबर आपका 12 नंबर देखते हैं। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ये देखना है कि इसमें रॉन्ग स्पेलिंग कौन सी। अब देखो हर वर्ड की जानकारी होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ कि इसमें स्टडी की ज़रूरत है, अध्ययन की ज़रूरत है। और जो अध्ययन करता है तो उसके लिए तो सब दुनिया बिल्कुल सब सारे लक्ष्य बिल्कुल इजी और आसान लगते हैं। है तो काम सारा सब कुछ मेहनत का ही। मेंशन माने हवेली होती है, स्पेलिंग सही लिखी है। ऑस्टेंटेशन, इसको देखते हैं बाद में, पहले एक्सटेंशन देख लेते हैं। सही है, एक्सटेंशन माने विस्तार या फैलाव। परसुएशन, किस चीज़ को मनाना फुसलाना होता है। ऑस्टेंटेशन में लास्ट में आता है TION, ठीक। और जो ऑस्टेंटेशन होता है उसके माने डींग या सेखी होती है। खैर मीनिंग कुछ भी हो, लेकिन स्पेलिंग यही गलत है। सब में देखिए SION दिया हुआ है और इसमें भी SION दिया है, इसीलिए तो दिया हुआ है क्योंकि इसमें SION आता नहीं, इसमें आता है TION लास्ट में। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ऑप्शन नंबर 2 सेलेक्ट किया जाएगा जिसकी स्पेलिंग रॉन्ग है। इसके बाद देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम ऑन सैंक्स मेयर। सैंक माने टांग होती है, वैसे मेयर माने तो घोड़ी होती है, लेकिन ऑन सैंक्स मेयर का मतलब हो गया, अब यहाँ टांग से रिलेटेड है तो ऑन एन एलिफेंट ये तो होता नहीं, ऑन ए लायन ऑन ए बाइसिकल नहीं होगा क्योंकि टांग से रिलेटेड दूसरा ही है, ऑन फुट मतलब पैदल। तो आपका ऑप्शन सही होगा ऑन फुट, ये आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है, जो ऑन सैंक्स मेयर ईडियम से रिलेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम अ स्नेक इन द ग्रास। क्या बात है यार, इतना इजी पूछ देता है कभी कभी, लड़कों का तो दिल खुश हो जाता होगा। ये तो इंटरमीडिएट में SB सर की क्लास में याद करके गया वो सर ने, तो बहुत ही रटाया। स्नेक इन द ग्रास मतलब घास में छिपा हुआ सांप, तो घास में सांप होता है तो छिपा होता है, अर्थात बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है। हैं, सब लोग पढ़ के गए, वेल विशर नहीं होगा ये, इसका माने शुभचिंतक होता है। डिफ़िकल्ट टू फाइंड इसका अर्थ में दे रहा है कि घास में छिपा है तो ढूंढना मुश्किल है। अ गुड फ्रेंड होता नहीं है जो छिपा हुआ है। अब देखिए इसमें सीक्रेट एनिमी कैसे हो गया, क्योंकि सांप एक खतरनाक स्थिति का प्राणी माना जाता है, क्योंकि उसको हमेशा व्यक्ति को खतरा रहता है, पता नहीं कब डस ले मुंह मार दे वो। चूंकि घास में तो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए सीक्रेट एनिमी मतलब एक रहस्यमय दुश्मन, सीधा तो अर्थ है रहस्यमय दुश्मन, जिसको हम आस्तीन का सांप कहते हैं। है तो पास ही में, बगली में, आसे पास, लेकिन चूंकि छिपा हुआ है और शत्रु है तो सीक्रेट एनिमी हो गया। कभी कभी बहुत सारे ऐसे लोग समाज में होते हैं कि बिल्कुल अपने नज़दीक होते हैं और हम उनको ये नहीं समझ पाते कि ये हमारा अंदर से कितना अहित चाहता है,
कितना बुरा चाहता है। ठीक, ये ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। ऐसे व्यक्ति को स्नेक इन द ग्रास कहते हैं। इसका मतलब है सीक्रेट इनेमी। दूसरा पॉइंट इसमें सही है। और फिर आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर है, यहां पर देखिए लिखा है सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन। विशियस माने होता है दोषी या भ्रष्ट होता है, शातिर। कुल मिलाकर भ्रष्ट, पूरी तरह से अधार्मिक, डैमेज आदमी है पूरा तरह। बेनफुल माने होता है शापित, ठीक, अभिशप्त। सिनफुल माने होता है पापी। अनफॉर्चुनेट माने भगा। तो ये तीनों किसी तरह से वहां पर मैच करते नहीं। तो विशेष का मतलब भ्रष्ट होता है। तो वर्चुअस माने होता है सद्गुणी व्यक्ति, जो धार्मिक भी होता है। ठीक है, तो वर्चुअस माने होता है पवित्र या फिर धार्मिक व्यक्ति ना, पूरी तरह से मतलब ये होता है शुद्ध व्यक्ति। तो विशेष माने दोषी या शुद्ध या फिर भ्रष्ट। तो वर्चुअस माने सद्गुणी या शुद्ध या धार्मिक, पूरी तरह से अच्छा व्यक्ति माना जाता है, सद्गुणी। तो पहला ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, फर्स्ट ऑप्शन। इसके बाद चलते हैं, यहाँ पर देखिए फिर पैराग्राफ आया है। क्या कह रहा है वो, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस। नीचे 4 जम्बल सेंटेंस दिए। आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस पिक द वन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। ऐसे हमें ऑप्शन को सेलेक्ट करना है बारी बारी से, जो एक सही पैराग्राफ करेक्ट ऑर्डर में बना दे। तो यहाँ हम देखेंगे नेवरदलेस, ये तो कंजंक्शन शुरू हो, यहीं से पता चलता है कि ये सबसे पहले नहीं आएगा। जैसे सी नंबर है बट लिखा हुआ है, सबसे पहले नहीं आएगा। ठीक है ना। और जैसा कि हम देख रहे हैं जो डी नंबर है सो करके दिया हुआ है, तो यहाँ पर सो भी आपका ऐसे करके दिया हुआ है जिससे हम जल्दी से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक ही सेंटेंस आपका बचा बी नंबर, जिससे हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सब में कंजंक्शन है। कंजंक्शन का मतलब हो गया कि इसके पहले कोई सेंटेंस होना चाहिए जिससे वो जुड़ेगा। ये सब आइडियाज़ होते हैं सॉल्व करने के, क्योंकि वहाँ इतना टाइम नहीं होता कि आप इतना अर्थ निकालो। तो इससे क्या होता है, हमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर देखना होता है। अगर एंड करके दिया हुआ इसका मतलब एंड से सेंटेंस कैसे स्टार्ट हो जाएगा, बट से दिया हुआ कैसे स्टार्ट हो जाएगा, सो से दिया कैसे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपके पास सीधा हिसाब बचा कि बी नंबर में कोई कंजंक्शन है नहीं, तो पहले बी से स्टार्ट करो और बी वाला ही पहले आएगा। तो यहाँ लिखा है चेंज दैट इज कंडीशिव। कंडीशिव का मतलब अनुकूल या सहायक होता है। टू हैप्पीनेस मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, मतलब एक परिवर्तन जो प्रसन्नता के लिए सहायक होता है। मे बी टर्म्ड एज प्रोग्रेस, वो कैसा हो सकता है, वो एक उन्नतशील होता है। अर्थात जब भी व्यक्ति के जीवन में उन्नति आती है तो वह प्रसन्नता में सहायक होता है, प्रसन्नता प्रदान करता है। उसके जीवन में प्रसन्नता आकर के एक चेंज आ जाता है। फिर आपका यहाँ पर ले लिया जाना चाहिए, देखिए बट डिफरेंट पीपल फाइंड हैप्पीनेस इन डिफरेंट, यहाँ पर ही आ जाए सी नंबर। लेकिन अगर अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों में प्रसन्नता हासिल करते हैं तो आपका बी नंबर हो गया। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं नेवरदलेस, फिर भी साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन आर डिजायर्ड बाय ऑल। फिर भी क्या होता है कि एक अच्छा स्वास्थ्य, साउंड हेल्थ, इकोनॉमिक सिक्योरिटी, आर्थिक सुरक्षा एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन, और मानसिक संतुष्टि जो होती है, ये सभी के द्वारा इच्छा रखे जाते हैं, सभी के द्वारा इनकी इच्छा की जाती है, सभी के द्वारा इनको पाने की कामना की जाती है। ठीक है। अब देखो जो सो होता है वो हमेशा रिजल्ट बताता है, कंक्लूजन बताता है। तो सो इफ ए चेंज कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ दीज फैक्टर्स, इसलिए अगर कोई ऐसा परिवर्तन है जो ऐसे फैक्टर्स में, साउंड हेल्थ है, इकोनॉमिक सिक्योरिटी है एंड मेंटल सेटिस्फेक्शन है, इन फैक्टर्स में अगर कोई ऐसा परिवर्तन है जो कंट्रीब्यूट करता है, इट इज़ प्रोग्रेस। तो मान लीजिए फिर यही प्रोग्रेस है। तो देखिए यहाँ पर किस ढंग से दिया गया, बी सी ए और डी। अब ये देख लेते हैं कहाँ पर है, बी सी ए और डी। आपको ऑप्शन नंबर सही होना चाहिए चौथा। ठीक है ना, ये 4 नंबर ऑप्शन आपका सही है और इसी में आपको करेक्ट करना है। आगे बढ़ जाते हैं, आपका 17 नंबर है, सेलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन हु लीव्स हिज ओन कंट्री टू सेटल इन अनदर। दूसरे देश में जाने के लिए जो अपना देश छोड़ जाता है उसको नेटिव नहीं कहते हैं और फॉरेनर नहीं कहते हैं। फॉरेनर तो जो विदेशी होता है वो हम उसको कहते हैं फॉरेनर। टूरिस्ट पर्यटक होते नहीं हैं, इमिग्रेंट होता है।
इमिग्रेंट माने होता है प्रवासी। प्रवासी का मतलब होता है जो अपनी कंट्री को छोड़ करके दूसरी कंट्री में रहने के लिए चला जाता है, सेटल होने के लिए चला जाता है, उसको हम प्रवासी कहते हैं। लेकिन याद रखिए इमिग्रेंट दो होते हैं, एक IMMI से होता है इमिग्रेंट, और उसका मतलब आवासी होता है। एक ये जो अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में जाता है, एक वो जो अपना देश छोड़ करके हमारे देश में आता है, उसको अप्रवासी बोलते हैं या फिर आवासी बोलते हैं। ठीक है ना, मतलब जैसे देशागत, और देशागत का मतलब जो कोई दूसरे देश से आता है वो इमिग्रेंट होते हैं। ये वाला इमिग्रेंट होता है जो जाता है रहने के लिए। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं, 18 नंबर है। यहाँ पर देखिए जंबल किया गया है, गिवन बिलो आर 4 जंबल सेंटेंस आउट ऑफ द गिवन ऑप्शन, पिक द वन दैट गिव्स दिस करेक्ट ऑर्डर। तो देखते हैं क्या क्रम रहेगा यहाँ पर। काय नहीं बारो पहले ही क्वेश्चन दिया हुआ है, इस तरह से बिना कोई बात किए पहले क्वेश्चन नहीं करता। ये आपका कॉमन सेंस वहाँ पर काम करना चाहिए, ध्यान रखना है इस बात को बहुत अच्छी तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन फिर लिखा आई विल गिव इट बैक टू यू नेक्स्ट वीक। अब वहाँ पहले पूछ रहा है, फिर कह रहा है मैं रिटर्न कर दूंगा अगले सप्ताह। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, माई फ्रेंड टोल्ड मी। यहाँ पर आपको इन दोनों में आपको बहुत अच्छी तरह से गौर करके देख लेना है, ये और ये। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, जंगल सफारी का मतलब होता है कि जंगली जानवरों को शिकार करने के लिए जाते हैं। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज़ ब्यूटीफुल इन दिस डेज। तो आपको लेना चाहिए सबसे पहले पहला, आई मीन सी नंबर। आई एम गोइंग टू जंगल सफारी टुमारो, मैं कल जंगल शिकार करने के लिए जा रहा हूँ। माई फ्रेंड टोल्ड मी दैट जंगल इज़ ब्यूटीफुल इन दिस डेज, मेरे मित्र ने बताया कि इन दिनों जंगल बहुत ही सुंदर है, शिकार करने के लिए अनुकूल है। अब यहाँ पर अब ये क्वेश्चन आएगा, कैन आई बारो योर कैमरा, क्या मैं तुमसे तुम्हारा कैमरा उधार ले सकता हूँ। फिर कह रहा कि आई विल गिव बैक टू यू नेक्स्ट वीक, मैं तुम्हें अगले सप्ताह इसको दे दूंगा, मतलब एक सप्ताह के लिए जा रहा, तब तक उतना अपना काम करके वो दे देगा। तो आपका ऑप्शन सबसे पहले बना सी, फिर बना डी, फिर बना आपका ए, और फिर बना आपका बी। ठीक, तो CDAB कहाँ पर है, CDAB ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर आपका 2 सिलेक्ट किया जाएगा और आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका 2 नंबर सही है। और आगे बढ़ते हैं, 19 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेगमेंट टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट ऑफ द गिवन सेंटेंस, इफ नो सब्स्टिट्यूशन इज रिक्वायर्ड सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट। अब देखिए यहाँ इस तरह के सब्स्टिट्यूशन आते हैं, इसमें असल में जैसा कि मैं हमेशा बोर्ड में भी बताता हूँ कि कॉमन एरर देखना होता है। ए मैन इन नीड प्लीडेड फॉर हेल्प, ए मैन इन नीड प्लीडेड फॉर, मतलब आवश्यकता में जो आदमी था उसने मदद के लिए आग्रह किया, अनुरोध किया। प्लीड माने अनुरोध करना, विनती करना होता है। रिक्वेस्टेड फॉर हेल्पिंग गलत सेंस दे रहा है, मदद के लिए उसने रिक्वेस्ट की, नहीं नहीं नहीं, सेंस उल्टा देगा यहाँ पर। ठीक है ना, रिक्वेस्टेड फॉर हेल्प होता तो हम कहीं तब कहते, लेकिन हेल्पिंग का सेंस बदल जाता है। खैर, नो इम्प्रूवमेंट कह रहा है, हो सकता है नो इम्प्रूवमेंट हो, लेकिन पहले देख तो लें। प्रॉमिस्ड फॉर हेल्प, मदद के लिए उसने वादा किया, कोई सेंस नहीं बनेगा क्योंकि वो तो खुद ही ज़रूरत में है ना। ए मैन इन नीड, ज़रूरत में जो आदमी था उसने मदद के लिए आग्रह किया, तो मदद के लिए आग्रह किया कि अब वही अगर ज़रूरत में है तो किसी और की मदद करने के लिए आग्रह थोड़ी करेगा, मदद मांगा उसने। चूँकि प्लीडेड का एक हिसाब से बेग्ड भी होता है अर्थ, मतलब मदद के लिए निवेदन किया। बेग्ड फॉर हेल्प होता तो और अच्छा था। कमांडेड टू हेल्प मतलब मदद करने के लिए आदेश दिया, गलत बात, ये हो नहीं सकता आदेश दिया। इसलिए आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा, नंबर है आपका ये 2 नंबर, क्योंकि कहीं पर कोई सेट उसमें हो ही नहीं रहा, वो ऑलरेडी सही है। इसलिए आपको ध्यान देना है कि आपका ऑप्शन रहेगा 2। ठीक है, तो ये 2 आपका सही है और ये ऑप्शन आपका सही माना जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर। 20 नंबर में ये है कि इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। अब हमें देखना है कि ग्रामेटिकल एरर कहाँ पे है। इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेंस द ग्रामेटिकल एरर। द प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विद द अदर मिनिस्टर्स हैव लेफ्ट फॉर अमेरिका। प्रधानमंत्री अपने अन्य मंत्रियों के साथ अमेरिका चले गए हैं। अब देखिए हम प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, उसके साथ ये मंत्री चले गए तो ये अलग बात है, समझना होता है। देखो
अब मेरी बात सुनना, along with, ठीक है ना, जब along with होता है या फिर with होता है, इनके साथ, जिसे as well as होता है, इनके साथ जब भी हम देखते हैं तो जो पहले सब्जेक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है, और लगभग प्रोनाउन भी उसी के अकॉर्डिंग आती है। तो जब हम इनको देख लें कि along with से या with से या as well as से, इससे कोई सेंटेंस में वर्ड जुड़े हुए हैं या फ्रेजेस जुड़े हुए हैं, तो आपको ध्यान देना होता है कि आप जो पहले लिखा हो, जिसे हम कहते काउ विद हर 2 cubs इज स्टैंडिंग अंडर द ट्री, मतलब गाय अपने 2 बछड़ों के साथ पेड़ के नीचे खड़ी है। तो गाय खड़ी है, उसके पास साथ में 2 बछड़े, हम बछड़ों की बात नहीं कर, हम तो गाय की बात कर रहे हैं। अब उसके साथ 2 बछड़े हैं तो अलग बात है। जैसे हम कहते हैं द पुलिसमैन और विद द 2 कांस्टेबल्स इज कमिंग हियर, मतलब पुलिस वाला अपने 2 कांस्टेबल के साथ यहाँ आ रहा है। तो पुलिस वाला आ रहा है अपने 2 कांस्टेबल्स के साथ, हम पुलिस वाले के हिसाब से वर्ब लगाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका ये हैव लेफ्ट लिखा हुआ है, ये आपका मिस्टेक है। ठीक, यहाँ पर क्या था कि हैज़ लेफ्ट होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर के साथ उसके मंत्री गए तो प्राइम मिनिस्टर गए तो उसके मंत्री भी साथ चले गए, तो हैज़ लेफ्ट होना चाहिए, जो कि आपका चौथा ऑप्शन है। और इस चौथे ऑप्शन को आप सिलेक्ट करेंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 21 नंबर 21, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब मैं नहीं समझता कि ऐसे वाक्य में कोई दिक्कत होती है। द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा चोर को पकड़ा जा रहा था। अब ये कह रहा है कि सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब एक्टिव फॉर्म भैया कौन है, देखिए वाज बीइंग है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ये जो होता है ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बना होता है, तब ऐसा आता है। तो ये हैड अरेस्टेड है, ठीक है, मैच नहीं कर रहा। हैज़ अरेस्टेड है, मैच नहीं कर रहा। अरेस्टेड है, मैच भी नहीं कर रहा। वाज अरेस्टिंग, ये सही है। हाँ, लेकिन ये होता है कि पुलिस के साथ जो वर्ब आती है वो जरूर प्लूरल आती है, बट नहीं है तो उसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर उसने पुलिस को सिंगुलरली यूज़ किया है नो प्रॉब्लम, लेकिन हर हाल में आपका ऑप्शन 1 ही सिलेक्ट किया जाएगा, द पुलिस वॉज अरेस्टिंग द थीफ। जब इसको आप बनाओगे पैसिव में तो द थीफ वॉज बीइंग अरेस्टेड बाय द पुलिस, यही करोगे और आपका सही होगा। तो पहला ऑप्शन आपका कन्फर्म है। 22 नंबर है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। अब यहाँ पर ये दिया हुआ है, भर के देख लेते हैं। ही हैपेंड हीनियस, हीनस क्राइम, हीनस माने एक बार मैंने बताया था, हीनस का मतलब होता है जघन्य, फेलनी जिसको कहते हैं, FELONY, फेलनी माने होता है जघन्य, हाँ, जिसको मैंने कैपिटल क्राइम बताया था एक बार। ईडीएम्स में कैपिटल क्राइम माने होता है कैपिटल क्राइम, कैपिटल आइडिया, कैपिटल है ना पनिशमेंट, ये बताए थे मैंने। तो वहाँ पर मैंने आपको ये हीनस वर्ड बताया था, हीनस का मतलब जघन्य होता है। तो अब यहाँ हैपेंड आएगा नहीं, ऑकर्ड आएगा नहीं। ऑकर्ड जब होता है तो कोई घटना पहले होती है, हैपेंड का मतलब होता है कि मतलब कुछ घटित हुआ, इट हैपेंड ऐसे करके। और मेड का मतलब उसने बनाया, किया नहीं, कॉमिटेड। जब भी कोई क्राइम किया जाता है तो उसमें कॉमिटेड वर्ब लगती है। आप यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22 का तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे, थर्ड नंबर सेलेक्ट कर देंगे और आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कॉमिटेड आ जाएगा। 23 नंबर है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। देखो 25 नंबर के आपके ये जो क्वेश्चंस आते हैं, मुझे तो लगा कि ये बहुत आसान है। अगर आप इनको कई पेपर सॉल्व कर लेते हो, कई पेपर, अब मैं तो ये कहता हूँ अगर किसी का 15 दिन बाद ये पेपर लगा है तो आप 15 पेपर लगातार सॉल्व करते चले जाइए। गारंटी है कि अगर 15 नंबर का आप बहुत अच्छा सॉल्व करते चले जाते हो, अभ्यास कर लेते हो, मैं कहता हूँ लड़का 20 नंबर से इसमें कमी नहीं लाएगा। और अगर थोड़ा सा और ध्यान दे दिया तो ये समझ लीजिए कि 25 नंबर तो वो हर हाल में ले ही आएगा। मतलब 25 में से एक आध भले ही गलत कर दे, लेकिन वो 20 के ऊपर और 25 के अंदर पक्का पक्का ले आएगा, 20 से नीचे लाएगा नहीं वो। अब देखिए लिखा है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, ठीक, फ्लैक्सिबल बिल्कुल सही लिखिए। फ्लैशी, फ्लैश में से वाई लगा है, कहीं गलत नहीं। एलिगेंट लिखा हुआ है, एलिगेंट यही होता है। प्रैक्टिकल को तुमने देखा होगा, PRACTICAL होता है। अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं है तो रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड यही है। प्रैक्टिकल में जैसे ऑब्स्टिकल वगैरह में CLE होता है, इसमें ऐसा नहीं होता है।
प्रैक्टिकल में आपको CAL देना होता है, तो प्रैक्टिकल बनता है। तो यहाँ पर यही है आपकी मीनिंग जो पहली है वो गलत है, तो फर्स्ट नंबर आप सेलेक्ट करिए और ऑप्शन क्लियर है। फिर लिखा हुआ है 24 में, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। आपको पेनिटेंस दिया हुआ है। पेनिटेंस का मीनिंग, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें तो है जिसमें बच्चों को परेशानी होती है। पेनिटेंस मीनिंग नहीं आती होगी तो नीचे लिखे 4 मीनिंग उसी के किसी काम के नहीं है। पेनिटेंस में पता नहीं कौन सा लिख देगा। पेनिटेंस के लिए लिखा है पेशेंस, रिपिटेंस, रिपेंटेंस, माइजरी लिखा हुआ है, एडमायरेशन। एडमायरेशन माने प्रशंसा, माइजरी माने विपत्ति, और रिपेंटेंस माने होता पश्चाताप। ठीक, रिपेंटेंस माने पश्चाताप या परिताप, और यहाँ पर लिखा पेशेंस माने धैर्य। तो पेनिटेंस माने चूंकि पश्चाताप होता है। तो पश्चाताप आता है आपको, नीचे लिखी मीनिंग में आप तुरंत समझ जाएंगे कि पश्चाताप क्या होगा। ठीक है ना। अब पेशेंस माने आपको आते होगा, माइजरी माने हो गया विपत्ति आपत्ति, एडमायर से एडमायरेशन माना है प्रशंसा, तो रिपेंट माने पश्चाताप करना होता है, तो रिपेंट से रिपेंटेंस बन गया। तो ऑप्शन कौन सा सही है? 2 नंबर सही है, और आपका क्लियर है। लास्ट क्वेश्चन है आपका, सिलेक्ट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। अब देखो 10, अभी मैंने अगर ध्यान दिया हो पीछे, तो एक क्वेश्चन में मैंने बताया था कि इतने वर्ष के समय को ये कहा जाता है। तो 10 वर्ष की अवधि को फोर्टनाइट पखवाड़ा नहीं कहा जाता, क्योंकि वो कहा जाता है 15 दिनों का। मिलेनियम सहस्त्राब्दी होती है, और सेंचुरी शताब्दी होती है। डिकेड का मतलब होता है 10 वर्ष। डिकेड का मतलब होता है आपका 10 वर्ष। ठीक है। तो जब डिकेड माने 10 वर्ष होता है, तो फिर आपको पूरी तरह से वही सेलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा डिकेड। ठीक है, डिकेड हो जाएगा, और वो हो जाएगा 10 वर्ष, वही कह रहा है वो 10 ईयर्स। तो ये देखिए आज का पेपर सॉल्व हुआ, और मैं इसी तरह से आपको बीच बीच में पेपर बनाकर देता रहूँगा। सिर्फ आपको उसको सुनना है। देखो कहीं ना कहीं आप पढ़ नहीं सकते हो, खुद पेपर खुद सॉल्व नहीं कर सकते हो, मतलब खुद सॉल्व करने बैठते हो लेकिन कुछ चीज़ें एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो खुद ही अपने आप। खुद पढ़ने में यही मुश्किल रहता है कि हम कहीं पर कोई डाउटफुल हो गए तो वो हमें समझाए कौन। मीनिंग तो मिल जाती है, आंसर भी मिल जाते हैं, लेकिन हम समझे कैसे। जैसे पिछले उसमें आ गया था मिलेनियम भरना था, तो अब समझे कैसे उसको, है ना। बात समझने की होती है, इसलिए लड़का जो है यूट्यूब या गूगल, ये जो ऑनलाइन स्टडी होता है उसकी मदद लेता है। तो अब उसकी मदद लेता है, मदद मिल भी रही है, लेकिन अगर वो ये भी नहीं सुनना चाहता, देखना नहीं चाहता है, तो फिर अब उसका पार कैसे होगा। फिर भाई कुछ तो करना पड़ेगा। तो अगर आप बराबर इसको देख रहे हो, वॉच कर रहे हो, ठीक है, तब तो आपके लिए बहुत अच्छा है। और देखते रहोगे तो मैं डालता रहूँगा, मुझे कोई परेशानी है नहीं। और बाकी मैं आपको बोर्ड में भी पढ़ाऊँगा, ठीक। और ये मैं उन्हीं बच्चों के लिए जो इसकी तैयारी कर रहे हैं, तो अब जब मैं उनके लिए इतना कर रहा हूँ तो कम से कम इतनी मेहनत तो वो कर ही सकते हैं, इतनी तकलीफ उठा सकते हैं कि इसको प्ले करके पूरा देख लें, और फिर इसके लिए उनको फ़ायदा भी तो मिलेगा ना। अगर 10-15 क्वेश्चन सॉल्व, ये पेपर सॉल्व कर लेते हैं, और जब भी वो SSC CGL के पेपर में बैठेंगे तो उनको इसका फ़ायदा अलग ही नज़र आएगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। चलिए फिर मिलते हैं आपको अगली कक्षा में, ठीक, अगली क्लास में, अगले पेपर में। और तब तक के लिए सभी को बहुत बड़ा आशीर्वाद, प्यार और स्नेह।